जय हिंद बेटा। सही बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। आज सब खत्म कर देंगे जितना है इसमें, ठीक है ना। बहुत कहते हो ना 3 घंटे क्लास पढ़नी, पढ़ो 3 घंटे क्लास। सही बच्चे, देखें कितने कितना स्टेमिना है। लाइव आ जाओ सभी लोग, जल्दी जल्दी लाइव आओ। खुश रहो बेटा, खुश रहो सभी लोग, जल्दी लाइव आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। बच्चों अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कोरिलेशन, कोवेरिएंस, वेरिएंस, ये सब, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट होता है, इसमें जो सवाल आते हैं वो सवाल सॉल्व करने वाले ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, थ्योरी वाले ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा। तो बेटा इसमें थ्योरी वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो हम थ्योरी पे ज्यादा फोकस करेंगे और थ्योरी खूब लिखवाएंगे। तो थोड़ा आज जरा पेन चलाइएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें बेटा फिर हम लोग, चलिए। तो पहली थ्योरी ये है कोरिलेशन, ठीक है। तो कोरिलेशन हेडिंग डालिएगा सभी बच्चे। इसमें देखिए क्या होता है कोरिलेशन में बच्चों, जैसे हम लोग कोई चीज खरीदने जाते हैं, जैसे प्याज कभी कभी बहुत महंगी हो जाती है। महंगी क्यों हो जाती है? जब उत्पादन कम हो जाता है तो जो चीज़ मार्केट में कम आएगी वो महंगी बिकेगी, डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए। तो सब वही चीज़ है, डिमांड और रॉ मटेरियल सस्ता है तो आपको वही चीज़ सस्ती मिलेगी, अगर रॉ मटेरियल महंगा तो वही चीज़ महंगी मिलेगी। तो वही चीज़ है, देखो क्या लिखा है, वेन एवर, देखिएगा लिखा हुआ है वेन एवर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई आर सो रिलेटेड दैट एन इंक्रीज one is accompanied by increase or decrease in the other then the variable are said to be correlated। इसका हिंदी मतलब समझो क्या है। इसका हिंदी मतलब ये है कि कोई वेरिएबल x है, सपोज दैट कोई भी वेरिएबल x और y दो वेरिएबल हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि एक वेरिएबल बढ़ने से दूसरा वेरिएबल बढ़ता है, कभी कभी एक वेरिएबल के घटने से दूसरा वेरिएबल घटता है, कभी कभी एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, कभी कभी एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ये चार कंडीशन होती हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, है ना, प्रोपोर्शनल एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल। ये वही चीज होती है कि मार्केट में जैसे आप कोई सामान लेने जाओ, अगर उस समय सीजन नहीं है तो वही चीज आपको महंगी मिलती है। मटर अगर आप हरी वाली मटर लाओ, ग्रीन वैली वाली मटर लाओ तो आपको क्या होगा, वही मटर आपको महंगी मिलेगी गर्मियों में, और सर्दियों में लो तो बोरा भर भर के ले जाओ उतने रुपए में, है ना। तो वही चीज होती है कि जो चीज मार्केट में कम है उसकी डिमांड ज्यादा है तो वो चीज महंगी बिकती है। तो अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी, एक चीज घटेगी दूसरी चीज घटेगी। कभी कभी हो सकता है कि एक वैल्यू बढ़ने के साथ साथ दूसरी वैल्यू घट रही, कभी कभी एक वैल्यू घटने के साथ साथ दूसरी वैल्यू बढ़ रही है। तो यही इस चीज का मतलब है। सेकेंड पॉइंट, इसमें देखो एग्जाम्पल है, ये सब क्या एग्जाम्पल हमने लिए हैं। एग्जाम्पल देखो क्या है, द यील्ड ऑफ क्रॉप वेरीज विद द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जैसे जैसे बारिश आती है, ज्यादा बारिश होती है, तो जो क्रॉप होता है, क्रॉप मतलब फसल, ठीक है, उसकी जो जो अमाउंट होता है, जो पैसे का अमाउंट होता है वो वेरी करता है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि बारिश हुई, फसल बर्बाद हो गई तो वही चीज महंगी बिकती है, इसी कारण। सेकंड, प्राइस वेरीज विद डिमांड, बिल्कुल सही बात है, डिमांड के साथ प्राइस वेरी होता है। अगर आप कोई चीज को पूछो ना तो वो 1 रुपए किलो बिकेगी, और अगर 1000 आदमी वही चीज लेने पहुंच जाए तो कौ दुकानदार का दिमाग खराब हो जाए, वो वही चीज को 500 रुपए किलो बेचने लगे। तो वही चीज बोल रहा है, प्राइस वेरी विद द डिमांड। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस वेरी करेगा, मतलब कि प्राइस बढ़ेगा, अगर डिमांड कम है तो प्राइस कम हो जाता है। देखो कॉस्ट प्रोडक्शन वेरीज विद द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। जो फैक्ट्रियां होती हैं, जो सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां होती है, आप किसी से पूछो कि यार ये चीज कल तो इतने रुपए की बिक रही थी, आज इतने रुपए की क्यों बिक रही है, तो वो कहता है भैया पहले पेपर या कोई भी कागज जो है वो सस्ता आता था तो हम लोग रजिस्टर सस्ता बेचते थे, अब कागज ही हमको महंगा मिल रहा है तो हम रजिस्टर महंगा बेच रहे हैं। तो वही बात है, अगर रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ जाएगी तो जो चीज मार्केट में बन के आएगी उससे वो महंगी आएगी, और रॉ मटेरियल की कीमत अगर गिर जाती, कम हो जाती है, तो जो चीज आती है वो क्या हो जाती है, अपनी सस्ती आती है। समझ रहे हो आप देखना कि ऑटो में बैठ के जाते हो, ऑटो वाले वहां दिया भैया भैया रुको रुको, बैठ गए, वहां उतरे, ऑटो वाले का भैया अब 10 रुपया लेंगे। अब 10 रुपया तुमको भैया अभी तो पड़ता था 7 रुपया सैनिक चौराहे से किदवई नगर तक का,
अब तुम 10 रुपए मांग रहे हो तो कहता भैया सीएनजी के रेट बढ़ गए। अब सीएनजी के रेट बढ़ गए तो उसने अपना किराया बढ़ा दिया, लेकिन ऑटो वाले की एक खासियत होती भैया, वो प्राइस बढ़ा देता है पेट्रोल या किसी भी चीज के बढ़ने से, लेकिन जब वही सीएनजी या पेट्रोल का प्राइस कम होता है तो ऑटो वाले का रेट कम नहीं होता, उसका रेट वही रहता है। तो बड़े सोच समझ के पूछ के बैठा करो, लड़ाइयां बहुत होती चौराहे पे, समझ रहे हो। तो ये वही चीज है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरीज विद द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल अगर सस्ता होगा तो प्रोडक्शन की कॉस्ट सस्ती होगी, रॉ मटेरियल अगर महंगा होगा तो प्रोडक्शन भी के बाद जो आपके पास चीज आएगी वो महंगी आएगी। ठीक है, तो चलिए इसी में अब सेकंड पॉइंट हम लोग लेते हैं। ये तो थोड़ी सी बात हो गई कि ये जो दैनिक जीवन हम लोग चीजें देखते हैं, वो एक चीज बढ़ने के साथ साथ दूसरी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है ना, और एक चीज घटने के साथ साथ दूसरी बढ़ सकती है, एक चीज बढ़ने के साथ साथ दूसरी घट सकती है, ये सब बातें होती हैं। चलिए देखिए सेकंड बेटा, कोवेरियंस के ये फॉर्मूला, तो कोवेरियंस को हम लोग बोलते हैं सह प्रसरण। क्या बोलते हैं हम लोग? सह प्रसरण। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है? सह प्रसरण, सह प्रसरण। ठीक है, कोवेरियंस। तो कोवेरियंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/n सिग्मा xi yi माइनस सिग्मा xi इंटू सिग्मा yi अपॉन n। तो ये फॉर्मूला होता है कोवेरियंस का। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लो बेटा, जल्दी जल्दी सही बच्चे नोट करते जाएं इस बात को। कोवेरियंस का फॉर्मूला, फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट बोला जाता है RxY। ये नोट करने के बाद लिखेगा कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब सहसंबंध गुणांक, सहसंबंध गुणांक RxY का फार्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ x एंड y अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ x अंडर रूट वेरियंस ऑफ y। बेटा ये फॉर्मूले इंग्लिश में ही होते हैं, हिंदी में फॉर्मूला आपको लिखे जल्दी मिलेंगे नहीं, इंग्लिश में ही होते हैं। कोवेरियंस मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ x एंड y अपॉन वेरियंस ऑफ x इंटू वेरियंस ऑफ y। तो मेन ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूले लिख लीजिए, वैसे इनका ज्यादा यूज है नहीं, बट मेन फॉर्मूला बेटा ये आपको रटा होना चाहिए कि RxY बराबर होता है कोवेरियंस ऑफ x कामा y अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ x और अंडर रूट वेरियंस ऑफ y, ये बोलते हैं। अब बेटा देखो सिग्मा x बराबर होता है अंडर रूट वेरियंस ऑफ x, इसका मतलब ही होता है सिग्मा x, और ये होता है सिग्मा y बराबर होगा अंडर रूट वेरियंस ऑफ y। ठीक है, तो RxY बराबर फॉर्मूला बनेगा कोवेरियंस ऑफ x कामा y अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। करेक्ट है ना बेटा, सिग्मा x इंटू सिग्मा y। तो RxY बराबर होगा कोवेरियंस ऑफ x कामा y अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। ये बेटा आपको एज इट इज टिक लगाने को आ सकते हैं कि अंडर रूट वेरियंस ऑफ x के लिए कौन सा कथन सही, तो सिग्मा x, अंडर रूट वेरियंस ऑफ y के लिए कौन सा कथन सही, सिग्मा y। हो सकता है बोल दे RxY के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है, तो ये फॉर्मूले को टिक करना पड़ेगा, है ना। या RxY के लिए अगर सिग्मा x और सिग्मा y के फॉर्मेट में पूछा जाएगा तो इस कथन को टिक करना पड़ेगा। करेक्ट है, चलो फटाफट नोट कर लो बेटा सभी लोग, सभी बच्चे नोट करते आइए। स्क्रीनशॉट नहीं ले लिया आशीष तिवारी, नोट करो कॉपी में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ज्यादा डिजिटल ना बनो, कॉपी में नोट करते जाओ सभी लोग, क्योंकि ये बेटा थ्योरेटिकल पार्ट है आपका, इसमें थ्योरी के सवाल ज्यादा आते हैं। वहां एयरफोर्स या एनडीए के एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि तुमको बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व कराएं, वो केवल थ्योरी से ही जज कर लेंगे कि आपको इसके बारे में पता है कि नहीं पता है। लो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, बउआ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके काम मिल जाएगा ये बताओ, जब वीडियो पढ़ाई वाले यूट्यूब पे अजीब अजीब दिमाग लगा रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। चलो जो करना करो लेकिन नोट करते जाओ। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ चीजें जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। चलिए बेटा देखिएगा, पहला पॉइंट लिखिए, RxY का जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 के बीच में होता है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, RxY का वैल्यू जो होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। RxY का जो वैल्यू होगा बेटा वो -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, RxY बराबर अगर 0 है, RxY बराबर 0, तो लिखिएगा बेटा RxY बराबर 0, तो इसका मतलब है x और y आपस में सहसंबंध नहीं रखते हैं।
लिखिएगा आर एक्स वाई बराबर 0, एक्स एंड वाई आपस में सहसंबंध नहीं रखते हैं, एक्स कामा वाई आपस में सहसंबंध नहीं रखते हैं, आपस में सह संबंध नहीं रखते हैं, आपस में सह संबंध नहीं रखते हैं। ठीक है, एक्स और वाई आपस में सह संबंध नहीं रखते हैं। ठीक है, नोट करते हो बेटा, क्योंकि ये सब थ्योरी में ही पूछा जाएगा। एक्स और वाई आपस में सह संबंध नहीं रखते हैं। ठीक, चलिए थर्ड पॉइंट लिखो बेटा। थर्ड पॉइंट, आर एक्स वाई ग्रेटर देन 0, आर एक्स वाई ग्रेटर देन 0 मतलब अगर आर एक्स वाई निकालो वो पॉजिटिव आ जाए तो लिखे y तब बढ़ेगा जब x बढ़ेगा, y तब बढ़ेगा जब x बढ़ेगा। ठीक है बेटा, y तब बढ़ेगा जब x बढ़ेगा, y इंक्रीज व्हेन x इंक्रीज, y इंक्रीज व्हेन x इंक्रीज, y इंक्रीज व्हेन x इंक्रीज। ठीक है ना बेटा, y इंक्रीज व्हेन x इंक्रीज। फटाफट नोट करते जाओ, y इंक्रीज व्हेन x इंक्रीज, करेक्ट। इसके बाद लिखिएगा फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखो, सभी पॉइंट एक एक करके नोट करते आइएगा। आर एक्स वाई लेस देन 0, आर एक्स वाई लेस देन 0 लिखो। y जब घटेगा जब x भी घटेगा, y जब घटेगा जब x भी घटेगा, y डिक्रीज व्हेन x डिक्रीज मतलब कि एक वेरिएबल के घटने से दूसरा भी घटेगा। आर एक्स वाई लेस देन 0 तो y जब घटेगा जब x भी घटेगा। ठीक है ना, नोट करते हो बेटा। चलिए पांचवा पॉइंट, आर एक्स वाई, आर एक्स वाई 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, आर एक्स वाई 0 से 1 के बीच में हो, आर एक्स वाई 0 से 1 के बीच में हो। इसमें लिखिएगा या नीचे लिखो या आगे ऐसे करके लिख लिया करो। इसमें लिखिए सहसंबंध धनात्मक है, सहसंबंध धनात्मक है, सहसंबंध धनात्मक है। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, क्यों? हाँ पहले हाँ लिखो सभी लोग, लाइव चैट में हाँ लिखिए, हाँ लिख रहे हैं सर, तब तो हम सोचे भी हम बोल रहे हैं तो उसका कुछ फायदा मिल रहा है। पता लगा हम बोलते जा रहे तुम बैठे हो आराम से पकौड़ी खा रहे हो बैठ के। इफ आर एक्स वाई लाइज बिटवीन 0 to 1 तो आर एक्स वाई अगर 0 से 1 के बीच में है तो सहसंबंध धनात्मक होगा। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, छठा पॉइंट है आर एक्स वाई अगर -1 से 0 के बीच में है, आर एक्स वाई -1 से 0 के बीच में है तो सहसंबंध ऋणात्मक है, कोरिलेशन इज निगेटिव, कोरिलेशन इज निगेटिव। हाँ हाँ आ गया सभी का आ गया। हाँ आर एक्स वाई लाइज बिटवीन -1 से 0 इसका मतलब सहसंबंध ऋणात्मक है, सहसंबंध ऋणात्मक है। आर एक्स वाई लाइज बिटवीन -1 से 0 तो सहसंबंध ऋणात्मक है, कोरिलेशन इज निगेटिव, कोरिलेशन इज निगेटिव। कोरिलेशन निगेटिव है। ठीक है, एक बात और लिख लेना, कोरिलेशन निगेटिव है एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में। यहां पर कोरिलेशन पॉजिटिव है एक्स और वाई के बीच में। ठीक है ना, इसका लिखेगा 7 पॉइंट, आर एक्स वाई बराबर -1, आर एक्स वाई बराबर -1 अगर आंसर आ जाए तो इसका मतलब है कि सहसंबंध पूर्णतया निगेटिव है, सहसंबंध पूर्णतया निगेटिव है। बेटा पढ़ते रहो, क्लास तो चल ही रही है। सहसंबंध पूर्णतया निगेटिव है, सहसंबंध पूर्णतया ऋणात्मक होगा। ठीक है, इफ आर एक्स वाई इज इक्वल टू -1 इसका मतलब होगा सहसंबंध पूर्णतया ऋणात्मक है, सहसंबंध पूर्णतया ऋणात्मक है। लिखते आओ, सहसंबंध पूर्णतया ऋणात्मक है। आठवां पॉइंट लिखो, यदि आर एक्स वाई बराबर +1, आर एक्स वाई बराबर +1 तो सहसंबंध पूर्णतया धनात्मक होगा,
सहसंबंध पूर्तिया धनात्मक होगा। इफ आर एक्स वाई इज इक्वल टू +1 तो सहसंबंध पूर्तिया धनात्मक होगा। ठीक है, सहसंबंध पूर्तिया धनात्मक होगा। फटाफट नोट कर लो, हम भी बहुत जल्दी जल्दी इसको खत्म करना चाहते हैं ताकि खत्म हो जाए तो कल से सवाल कराना स्टार्ट करें। सहसंबंध पूर्तिया धनात्मक होगा। तो मेरे हिसाब से आपको बात बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है कि सहसंबंध के लिए अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप किस तरीके से इसको टिक करोगे। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा फटाफट, जल्दी जल्दी नोट कर लो। सभी बच्चे क्लास को बेटा शेयर करते रहो, ठीक है ना। बेटा इसके सारे पार्ट ऊपर पढ़े हुए हैं, आप देखो क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके पढ़े हुए हैं। यहां तक नोट हो गया बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हेडिंग डालिएगा बेटा डेविएशन, विचलन। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा विचलन, विचलन, डेविएशन। डेविएशन, ठीक है, हेडिंग डाली विचलन। एनडीए के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ा रहे हैं बेटा। एनडीए के लिए एयरफोर्स में भी आपको अगर सिंपल सी बात लिख के दे दें कि आर एक्स वाई बराबर -1, 4 ऑप्शन बना के दे देगा तो बेटा आप वही क्वेश्चन बच्चे सही कर पाएंगे जिसको इस बारे में नॉलेज होगा। जिसको नॉलेज नहीं वो सही नहीं टिक कर पाएगा। चलिए कोट डेविएशन। डेविएशन में पहले लिखिए बेटा सभी लोग माध्य विचलन, माध्य विचलन। ठीक है, माध्य विचलन, मीन डेविएशन। सभी बच्चे हेडिंग डालें मीन डेविएशन, माध्य विचलन। माध्य विचलन का फार्मूला होता है बेटा, मीन डेविएशन का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा xi माइनस x बार अपॉन n। तो माध्य विचलन का फार्मूला होगा सिग्मा xi माइनस x बार अपॉन n। ठीक है ना, तो माध्य विचलन का फार्मूला नोट करो बेटा सिग्मा xi माइनस x बार अपॉन n। ठीक है, सेकंड, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी दी है तो माध्य विचलन का फॉर्मूला होगा सिग्मा fi और ब्रैकेट में xi माइनस x बार अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लो बेटा, किताब करेंगे तो उसमें बहुत यूज होंगे। तो माध्य विचलन का फॉर्मूला अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी हो बच्चों तो फॉर्मूला होगा सिग्मा fi ब्रैकेट में xi माइनस x बार अपॉन n। फटाफट नोट करो माध्य विचलन के लिए, माध्य विचलन का फॉर्मूला फटाफट नोट कर लो बेटा। जल्दी नोट करते हो बेटा फटाफट। नोट हो गया? जय हिंद भैया, बैठ जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा मानक विचलन। हेडिंग डालिए सभी लोग मानक विचलन, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा देखो स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन जो है उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n। बेटा मानक विचलन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मानक विचलन का। ठीक है, तो सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर
अपॉन एन, ठीक है। मानक विचलन, बेटा मानक विचलन को ही सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। मानक विचलन को सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों अगर आप लोगों को इसी में फ्रीक्वेंसी दी जाए तो मानक विचलन का फार्मूला होगा सिग्मा बराबर अंडर रूट सिग्मा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ आई, करेक्ट। नोट कर लिए फटाफट सिग्मा एफ आई, जल्दी नोट कर लो बेटा, ये फॉर्मूले होते हैं। सभी बच्चे फटाफट नोट कर लो बच्चों, जितने जल्दी नोट करोगे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो मानक विचलन के फॉर्मूले मेरे हिसाब से नोट कर लिए होंगे सभी ने। अरे यार ऑफलाइन क्लास मंडे से स्टार्ट होगी बच्चों, मंडे हम लिखे दे रहे हैं, आपकी बात स्क्रीनशॉट लेके रख लो। मंडे से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है ना। गंगा मेला आज खत्म हो जाएगा, फिर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी मंडे से। लिख लो, नोट कर लो डायरी में। घर में लेटे लेटे बस पूछ रहे हो आना है नहीं, खुद का मन है रंग खेलने का, और हमसे पूछ रहे हो कि सर जी ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगी। चलिए कर लिया, आगे बढ़िए और लिखिएगा, आगे लिखिए। प्रसरण, प्रसरण और कठिन कठिन नाम है, क्यों। प्रसरण, वेरिएंस, वेरिएंस, प्रसरण, हेडिंग डालिएगा प्रसरण, वेरिएंस, वेरिएंस। बेटा वेरिएंस लिखो, मानक विचलन का वर्ग ही प्रसरण कहलाता है। मानक विचलन निकाल लो, उसका स्क्वायर कर दो, प्रसरण आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा मानक विचलन का वर्ग ही प्रसरण कहलाता है। मानक विचलन का वर्ग ही प्रसरण कहलाता है। द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज वेरिएंस। द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज वेरिएंस, ठीक है ना। द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज वेरिएंस। बेटा देखो, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का हम स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं स्क्वायर, तो ये प्रसरण है, क्या है, वेरिएंस है। समझ में आया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही वेरिएंस है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा लिखते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर इज नोन एज वेरिएंस, ठीक है। तभी हम सिग्मा का वैल्यू निकालते हैं तो अंडर रूट वेरिएंस आता है, सिग्मा बराबर अंडर रूट वेरिएंस, ठीक है। तो ये आप याद करो, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन वेरिएंस अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट वेरिएंस ऑफ वाई, करेक्ट है ना। चलिए फटाफट नोट कर लो बेटा इसको। बुक की क्लास बेटा कल होगी, ठीक है ना, बुक की क्लास कल कराएंगे। अभी पढ़ते रहो, जब क्लास में आओगे तो नया टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये वाला टॉपिक तो हम पूरा ऑनलाइन ही खत्म करे दे रहे हैं। चलिए कर लिया। अब हेडिंग डालिएगा प्रसरण गुणांक। प्रसरण गुणांक, ये सब फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट यार, इनका भी बहुत यूज होगा। हेडिंग डालिए प्रसरण गुणांक। प्रसरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है ना। प्रसरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। देखिए सिग्मा अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 100, तो सिग्मा अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स बार इंटू 100, ठीक है। ये होता है प्रसरण गुणांक, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100,
ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग प्रसरण गुणांक। फटाफट नोट कर लो बेटा, प्रसरण गुणांक का फार्मूला होगा सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। जल्दी नोट करते जाइए सभी बच्चे। और बस इसमें अब लास्ट टॉपिक है समाश्रयण, रिग्रेशन। रिग्रेशन, बस ये लास्ट टॉपिक है, इसका काम कंप्लीट। नोट कर लो बेटा, और हम पूरा करा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको बाद में भी देख सकते हो पूरा वीडियो, ठीक है ना। हम पूरा लेकिन सॉल्व करा देंगे। नोट करते आइए। चलिए अब हेडिंग डालिएगा रिग्रेशन। रिग्रेशन, समाश्रयण, समाश्रयण, रिग्रेशन। समाश्रयण क्या हो गया भैया? साइड प्लीज भैया, साइड हो गए, नोट कर लो। तुम लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। जी पवन जी, वीडियो नहीं हटाया जाएगा, स्टूडेंट की डिमांड पर वीडियो लगा रहेगा। तो लिखो रिग्रेशन, समाश्रयण। इसमें बेटा थोड़ा सा लिखो, जब समाश्रयण वक्र एक सरल रेखा को निरूपित करता है, जब समाश्रयण वक्र एक सरल रेखा को निरूपित करता है तो प्राप्त रेखा समाश्रयण रेखा कहलाती है। जब समाश्रयण वक्र एक रेखा को निरूपित करता है तो प्राप्त रेखा समाश्रयण रेखा कहलाती है। रिग्रेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इंग्लिश में लिखो बेटा, इंग्लिश में लिखो, व्हेन रिग्रेशन कर्व रिप्रेजेंट अ लाइन, व्हेन रिग्रेशन कर्व रिप्रेजेंट द लाइन, व्हेन रिग्रेशन कर्व रिप्रेजेंट द लाइन, then this is known as regression line, then this is known as लाइन ऑफ रिग्रेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन। चलिए हेडिंग डालिएगा समाश्रयण रेखा का समीकरण, 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 इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, ठीक। समाश्रयण रेखा का समीकरण, करेक्ट। चलिए देखिएगा बेटा, समाश्रयण रेखा का समीकरण क्या होगा। समाश्रयण रेखा का समीकरण लिखे सभी बच्चे, y माइनस वाई बार बराबर कोवेरियंस ऑफ x कामा वाई अपॉन सिग्मा x ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार। पहली रेखा का समीकरण है y माइनस वाई बार बराबर कोवेरियंस ऑफ x कामा वाई अपॉन सिग्मा x ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार। नोट करिए बेटा पहली लाइन, ठीक है। और यहां पर एक नोट बना के लिखिएगा सभी बच्चे। नोट करने के बाद जरा ये नोट कर लो, फिर हम बोलते हैं। सभी लोगों ने होली अच्छे से खेली कि नहीं खेली? अरे भैया खूब रंग खेलो। चलिए लिखिए, y का x पर समाश्रयण रेखा का समीकरण, y का x पर समाश्रयण रेखा का समीकरण, y का x पर समाश्रयण रेखा का समीकरण होता ही है। y का x पर समाश्रयण रेखा का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन ऑफ लाइन ऑफ y ऑन x, द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन ऑफ लाइन ऑफ y ऑन x, ठीक है। दम निकली जा रही बच्चों की, अरे सर बहुत ज़्यादा हो गया। अब है पढ़ते रहो भैया। 3 घंटे की क्लास, 4 घंटे की क्लास पढ़ा दो, बातें करने में कुछ नहीं जाता है, जब झेलना पड़ता है तो समझ में आता है। पढ़ो। अब हम तो आज पढ़ाएंगे, जो पढ़ना चाहे पढ़े, ना पढ़ना चाहे अपना ऑफलाइन हो जाए, ऑफलाइन होने के बाद फ़ोन उठाए और ना बातें चालू कर ले जहाँ भी करनी है, ठीक है। चलो
कुछ बच्चों के तो को फोन पे फोन आने लगे हो और बेचारा फोन नहीं उठा पा रहा है। अब पढ़ाई पर ध्यान दे के कहाँ पर ध्यान दे समझ नहीं पा रहा वो लड़का खुद, तभी कह रहा सर जी अब बस करो हैं, चलो ध्यान से पढ़ते रहो। तो y माइनस वाई बार बराबर कोवेरियंस ऑफ x कामा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, y का x पर रिग्रेशन लाइन का समीकरण है ये। सेकंड लिखो, सेकंड लिखिएगा, सेकंड लिखिए x माइनस एक्स बार बराबर कोवेरियंस ऑफ x कामा वाई अपॉन सिग्मा वाई, ब्रैकेट में y माइनस वाई बार, करेक्ट। ये इसको नोट करो और फिर नोट बना के लिखो, यहां पर नोट बना के लिखो, नोट करिए बेटा। लिखिए x की y पर समासरण रेखा का समीकरण, x का y पर समासरण रेखा का समीकरण, x का y पर समासरण रेखा का समीकरण, x का y पर समासरण रेखा का समीकरण, ठीक है। चलिए x का y पर समासरण रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा बेटा हम इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना, क्या क्या हो सकता है थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। एक काम करिए, एक एक करके देखते हैं इसको, थोड़ा छोटा करके हमने यहां लिख दिया, ठीक है। चलिए अब जा देखिएगा बेटा, ये जो हिस्सा है कोवेरियंस ऑफ x कामा वाई अपॉन सिग्मा एक्स या कोवेरियंस ऑफ x कामा वाई अपॉन सिग्मा वाई, ये जो हिस्सा है इनको समासरण गुणांक कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनको? समासरण गुणांक, ठीक है। तो अब जो हेडिंग डाली कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, समासरण गुणांक, समासरण गुणांक, समासरण गुणांक, ठीक है, समासरण गुणांक, इनको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ लाइन। आप देखना अभी खुद समझ जाओगे। अभी हमने एक फॉर्मूला लिखाया था कि r बराबर कोवेरियंस ऑफ x कामा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई लिखवाया था। अब इसका हम थोड़ा सा यूज करवाएंगे आपको, जैसा समझना इसका यूज क्या है। जैसे ये x कामा वाई है तो हम लोग लिखेंगे ठीक है, जो x कामा वाई है इसको हम लोग लिखेंगे पहले बी वाई एक्स। क्या लिखेंगे बेटा? बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स बराबर आ जाएगा कोवेरियंस ऑफ x कामा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ये क्योंकि y का x पर है ना, इसलिए अभी हमने लिखवाया था y का x पर, तो ये y का x पर, तो बी वाई एक्स ये कहलाता है समासरण गुणांक। तो कोवेरियंस ऑफ x कामा वाई अपॉन सिग्मा एक्स ये है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। अगर हम कोवेरियंस ऑफ x कामा वाई का मान निकालें तो ये मान होगा r इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। मान निकालो तिर्यक गुणा करके, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं r इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ये आया, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। तो कोवेरियंस ऑफ x कामा वाई का फॉर्मूला हो सकता है r इंटू सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ठीक है ना। तो अब बेटा देखो हम लोग इतना वैल्यू लिख लेंगे तो ये वैल्यू से ये वैल्यू हम लोग कैंसिल कर देंगे, या हम लोग एक काम करते हैं कि सिग्मा एक्स का कोवेरियंस ऑफ x कामा वाई की वैल्यू जो सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई आई है उसको उठा के यहाँ पर रख दी, तो आपके पास एक फॉर्मूला ये बन के तैयार होगा। आप सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स कैंसिल भी कर सकते हो, तो बी वाई एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बी वाई एक्स का वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगा, जरा नोट कर लीजिए। एक मिनट बेटा, यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है, थोड़ा सा इसको सही करिए। सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो जब यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है वाई माइनस वाई बार बराबर कोवेरियंस ऑफ x कामा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, और यहाँ नीचे सिग्मा वाई स्क्वायर, तो यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर होगा। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बी वाई एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो ये आ गया पहला रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक। अब दूसरा निकालेंगे बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई का जो फॉर्मूला होता है तो वो हो जाएगा कोवेरियंस ऑफ x कामा वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। तो कोवेरियंस ऑफ x कामा वाई का वैल्यू यहां निकालोगे तो आएगा r इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा वाई से सिग्मा वाई कटा तो बी एक्स वाई बराबर आ जाएगा r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ठीक है। तो बी एक्स वाई बराबर ये आ जाएगा, करेक्ट है। तो r
इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक्स वाई का एक्स पर रिग्रेशन कॉफिशिएंट था, ये एक्स का वाई पर रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, ठीक है बेटा। ये बात याद रखना, वाई इंटू वाई बार बराबर कोवेरियंस ऑफ एक्स कामा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार, दूसरा है एक्स माइनस एक्स बार बराबर कोवेरियंस ऑफ एक्स कामा वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर वाई माइनस वाई बार। पीछे जाके बस केवल यहाँ स्क्वायर लगा लीजिए, ठीक है ना। तो ये बेटा रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपसे एग्जाम में एज इट इज फॉर्मूला पूछा जाता है कि बी का जो एनडीए का एग्जाम होता है उसमें जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें बेटा फॉर्मूला पूछा जाता है कि बी वाई एक्स में कहो ये लिख दें तो आपको सही टिक करना है कि वाई एक्स, अगर एक्स पीछे है तो नीचे सिग्मा एक्स होगा और अगर वाई पीछे है तो नीचे सिग्मा वाई होगा। इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट नोट करते हो। नोट कर लो फटाफट इसको। इसका सवाल लिखते हैं हम लोग। तो यहां से बेटा आपका ये हो गया कंप्लीट, ठीक। तो ये हमने आपको कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग सवाल देखेंगे। चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन। सभी लोग नोट कर लो, पहले हम टाइम दे रहे हैं, सभी बच्चे नोट करें। बेटा 165 अगर है आपकी हाइट तो आपका हो जाएगा, ठीक है। 165 अगर है। चलिए देखिएगा इसके बाद। सवाल लिखिए, यदि x और y के बीच सह प्रसरण 20 है तो कोवेरियंस ऑफ x एंड y 20 दिया हुआ है। सवाल लिखिए, यदि x और y के बीच सह प्रसरण 20 है, मतलब कोवेरियंस ऑफ x कम y 20 दिया है। x व y के प्रसरण क्रमशः 9 व 16 है। तो x और y के प्रसरण 9 और 16 है। इसका मतलब है कि सिग्मा x बराबर 9 है और सिग्मा y बराबर कितना है 16। तो x और y के बीच सहसंबंध गुणांक क्या होगा? सहसंबंध गुणांक rxy होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ rxy, ठीक है। तो x और y के बीच सहसंबंध गुणांक क्या होगा? व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। सभी बच्चों को पता है कि अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि rxy बराबर कोवेरियंस ऑफ x कामा y अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ x इंटू अंडर रूट वेरियंस ऑफ y, ठीक है ना। तो देखो rxy बराबर हो जाए कोवेरियंस ऑफ x कामा y 20 है और अंडर रूट के अंदर 9 गुणे 16। तो यह आ जाएगा बेटा rxy बराबर 20 अपॉन 3 इंटू 4। तो 4 पंचे 20 आ जाए कितना 5/3। तो बेटा ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा 5/3। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5/3, ठीक है। तो 5/3 को अगर आप हल करना चाहो तो हल कर लो, दशमलव में भी निकालो, बाकी आंसर तो सही है। 1.532 1.67, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका आएगा 1.67, ठीक, rxy। तो ये बेटा अपना आंसर होगा rxy बराबर 1.67। फटाफट नोट कर लीजिए बेटा, rxy होगा 1.67, ठीक है। सार्थक भदौरिया, बहुत बढ़िया, आपका जेल वार्डर में हो गया, बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। अनूप कुमार, खुश रहो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट। अब लिखो दो समासरण रेखाओं के बीच का एंगल। एक फॉर्मूला और लिख लो, लिखो एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन। एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन, दो समासरण रेखा के बीच का कोण। एक फॉर्मूला और लिख लो, दो समासरण रेखाओं के बीच का कोण लिखिए। थीटा बराबर tan इनवर्स, थीटा बराबर tan इनवर्स 1 माइनस आर स्क्वायर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, 1 माइनस आर स्क्वायर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई।
अपॉन आर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन आर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ठीक है ना, चलिए फटाफट जल्दी जल्दी नोट करते आओ। 1 माइनस आर स्क्वायर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन आर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये होता है दो रेखाओं के बीच का एंगल। थीटा बराबर tan इनवर्स 1 माइनस आर स्क्वायर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन आर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको याद रखना बेटा, एज इट इज। लिख लिया? चलिए पहला पॉइंट लिखो, r बराबर 0 पर रेखाएं लंबवत होंगी। r बराबर 0 पर रेखाएं लंबवत होंगी। लाइन विल बी परपेंडिकुलर एट r इज इक्वल टू 0। लाइन विल बी परपेंडिकुलर एट r इज इक्वल टू 0। लाइन विल बी परपेंडिकुलर एट r इज इक्वल टू 0। सभी को पता है अगर r 0 रख देंगे तो नीचे 0 मतलब पूरा अनंत, और tan कितने का अनंत होता है? π/2 का। सेकंड, r बराबर +1 या -1 अगर आ जाए तो रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, इफ r इक्वल टू +-1 तो रेखाएं कैसी होंगी बेटा? समपाती होंगी। ठीक है, r इक्वल टू +-1 तो रेखाएं कैसी होंगी बच्चों? समपाती होंगी। ठीक, चलिए एक फॉर्मूला और बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा उसको भी लिख लो। लिखिए, रिलेशन बिटवीन the coefficient of regression and correlation। रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। हिंदी वाले बच्चे लिखे समाश्रण गुणांक तथा सहसंबंध गुणांक के बीच संबंध। समाश्रण गुणांक तथा गुणांक तथा सहसंबंध गुणांक के बीच संबंध, मतलब रिलेशन बिटवीन RxY BxY ByX। तो बेटा RxY बराबर होता है अंडर रूट के अंदर BxY इंटू ByX। ये फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए। RxY होगा अंडर रूट BxY इंटू ByX, BxY इंटू ByX। फटाफट नोट कर लीजिए सभी बच्चे। फटाफट नोट कर लो बेटा। चलिए सवाल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, यदि y का x पर समाश्रण गुणांक 4 है, यदि y का x पर समाश्रण गुणांक 4 है, मतलब कि ByX 4 दिया है। ठीक है, इसका लिखा x का y पर समाश्रण गुणांक 9 है, तो x का y पर समाश्रण गुणांक 9 है, तो सहसंबंध गुणांक क्या होगा? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Rxy। तो इंग्लिश में बच्चों समझना, द कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x इज 4, द कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x इज 4 एंड द कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y इज 9। देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? तो Rxy बराबर होगा अंडर रूट के अंदर ByX इंटू BxY। तो Rxy बराबर होगा अंडर रूट के अंदर 9 गुणे 4, 9 चौक 36, 36 का अंडर रूट कितना होगा? 6। तो यह आ जाए कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, करेक्ट। चलिए नोट करिए बेटा इसको फटाक से। तो बेटा मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने भी पूरा करा दिया टॉपिक। अब इसके बाद बेटा कल जो क्लास होगी उसमें बुक स्टार्ट होगी, तो कोर्स वाली बुक सभी लोग खोल के बैठिएगा, कल हम बुक कराएंगे। ठीक है ना, तो जो बुक नंबर 1 है उसको बेटा हम कराएंगे। ठीक है ना, अपनी कोचिंग वाली। तो सभी बच्चे बिल्कुल तैयार रहना कल बुक करने के लिए। और थोड़ा बहुत अगर
दिमाग लगाओगे तो घर में बैठ के हल करना, 5-10 सवाल तो कर ही लोगे यार, ठीक है ना। तो चलो हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद बेटा।